मनोविज्ञान विषय की सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको आपके जो सेकंड पेपर है मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी, उससे संबंधित टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है, सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों है हमें मनोविज्ञान में, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसका महत्व क्या है। आज के इस जटिल युग में व्यक्ति प्रतिक्षण अनेक समस्याओं का सामना करता है। उसे समस्याओं के समाधान हेतु अनेक बार निरीक्षण या मापन करने होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो उस समस्या से समाधान के लिए हमें अनेक प्रकार के निरीक्षणों की आवश्यकता होती है, अनेक प्रकार के मापनों की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात सांख्यिकी विधि का उपयोग करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सांख्यिकी के बिना प्रत्येक विज्ञान अधूरा है, क्योंकि किसी भी शोध या अनुसंधान से प्राप्त प्रदत्त या आंकड़े तभी कुछ अर्थपूर्ण हो सकते हैं जब उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया जाए, अन्यथा वे निरर्थक हैं। क्योंकि यदि हमने आंकड़े एकत्रित किए हुए हैं और आंकड़ों को हमने किसी भी प्रकार से सारणीय नहीं किया है, सारणीबद्ध नहीं किया है, या उसके आधार पर किसी प्रकार की कैलकुलेशन के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, तो वे आंकड़े अपने आप में निरर्थक साबित होते हैं। आधुनिक युग में व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक विभिन्न पहलुओं की जानकारी सांख्यिकी विधियों के द्वारा ही लेता है। जैसे यदि हम जन्म दर की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, या प्रति व्यक्ति औसत आयु की बात करें, व्यवहार में भिन्नताएं जो देखने में आती हैं उनके विषय में बात करें, किसी विशिष्ट उत्पाद का उपयोग प्रतिशत क्या है, इस अंदर में जानकारी एकत्रित करनी हो, या विभिन्न प्रांतों की तुलनात्मक आय व्यय या शैक्षिक उपलब्धि की यदि हम बात करना चाहते हैं, तो हमें सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न आयु वर्गों की औसत ऊंचाई क्या है, इसकी भी जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तब भी उस समय भी हमें सांख्यिकी गणना की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो आज हर विषय की जानकारी आंकड़ों के आधार पर हम एकत्रित करते हैं, और उसके साथ ही आंकड़ों को हम विभिन्न सांख्यिकी विधियों के माध्यम से उनके आधार पर पता लगाते हैं, और रेखा चित्रों के आधार पर भी हम इन विषयों की जानकारी देते हैं। इसी आधार पर हम उन आंकड़ों के विषय में समझ सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए उन आंकड़ों के विषय में समझना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। और ऐसा तभी संभव है जब सांख्यिकी का हमें आधारभूत या जो ज्ञान है वो हो। आधारभूत ज्ञान अगर हमें सांख्यिकी का नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की जानकारी यदि हमें नहीं है, तो हम ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे, और इस प्रकार से जानकारी देने में भी हमें किसी प्रकार की जो कहा जाए विशेषज्ञता वो हासिल नहीं हो पाएगी। इसी कारण से विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। अब इसकी जब हम चर्चा करते हैं सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य प्रदत्तों को एकत्र करना, उन्हें अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करना तथा विभिन्न सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके प्रदत्तों का विश्लेषण कर, प्रदत्त मीन्स आंकड़े, जो भी आंकड़े एकत्रित किए हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, और भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा करके पूर्व कथन या प्रिडिक्शंस करना है। सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका जन्म लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुआ है। प्रारंभ में राज्य स्टेट से संबंधित आंकड़ों के लिए ही सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स शब्द की व्युत्पत्ति हुई।
तो प्रारंभ में जो राज्य से संबंधित या राज्य या स्टेट से तात्पर्य यहाँ पर राज्य से ही है, इससे संबंधित जो आंकड़े होते थे उनको सांख्यिकी आधार पर समझना के लिए या सांख्यिकी आधार पर बताने के लिए ही सांख्यिकी को इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसका प्रचलन अन्य स्थानों पर भी होने लगा या अन्य जगहों पर भी होने लगा। कर्लिंगर के अनुसार सांख्यिकी वह सिद्धांत और विधि है जिसमें प्रतिदर्श के निरीक्षणों से प्राप्त आंकिक प्रदत्तों के विश्लेषण से प्रक्रम या जिसको फिनोमिना कह सकते हैं में विचलन के स्रोत का तुलनात्मक अध्ययन करके प्राकल्पिक संबंधों को स्वीकृत या अस्वीकृत करके निर्णय लेने में और जिससे प्रयोगात्मक निरीक्षण से विश्वसनीय अनुमान निकालने में मदद मिले। इस कारण से हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। कर्लिंगर क्या कहते हैं? सांख्यिकी वह सिद्धांत और विधि है। सांख्यिकी क्या है? अपने आप में एक सिद्धांत भी है और एक विधि भी है, क्योंकि प्रत्येक विधि किसी अलग प्रकार की गणना को करती है। विभिन्न विधियाँ एक ही प्रकार की गणना नहीं करती या एक ही प्रकार के संबंधों का अध्ययन नहीं करती और संबंधों के विषय में जानकारी नहीं देती हैं। प्रत्येक विधि जो आंकड़े हैं उनके संबंधों के विषय में अलग अलग प्रकार से कथन करती है। तो सांख्यिकी क्या है? वो कहते हैं सांख्यिकी एक सिद्धांत भी है और विधि भी है। कौन सी विधि और सिद्धांत है? जिससे प्रतिदर्श के निरीक्षणों से प्राप्त आंकिक प्रदत्तों के विश्लेषण से प्रक्रम में विचलन के स्रोत का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। प्रतिदर्श क्या है? प्रतिदर्श है सैंपल। सैंपल से तात्पर्य क्या है? एक ही प्रकार की विशेषता वाला समूह और उस समूह का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम प्रतिदर्श कह सकते हैं या सैंपल कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे सपोज मैं कहती हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो अगर हम राज्य की बात करें, सबसे पहले हम अगर जयपुर शहर की पूरे की बात करें तो जयपुर में जितने भी स्थान शामिल हैं, जितने भी ग्राम शामिल हैं या टाउन शामिल हैं, उन सभी से संबंधित 10th क्लास के बच्चे बहुत सारे हैं। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं? एक ही जगह के, जैसे बस्सी है तो बस्सी के ही कितने स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स में कितने बच्चे हैं। यदि हम जयपुर के सारे स्कूल्स में देखें तो वहाँ टोटल कितने बच्चे हैं। तो जयपुर के ही सभी बच्चों का अध्ययन अगर हम 10th क्लास के बच्चों पर करना चाहते हैं तो हम सभी बच्चों का अध्ययन करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा सकते, या सभी बच्चों का अध्ययन करेंगे तो उसमें इतना लंबा समय लगेगा कि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे जो चीज़ हम निकालना चाहते हैं वही परिवर्तित हो सकती है, परिवर्तित होने की संभावना हो सकती है। और यदि हम ये कहें भारतवर्ष के संपूर्ण भारतवर्ष के या संपूर्ण राजस्थान के 10th क्लास के बच्चे, तो इनकी संख्या बहुत विस्तृत है। तो जब भी हम कोई अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम 10th क्लास के बच्चों पर करना चाहते हैं तो ऐसे में उन सभी बच्चों पर जो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं कोई अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम उनका एक प्रतिनिधि समूह ले लेते हैं और इसी को हम सैंपल कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एक सैंपल ले लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श कहते हैं। तो उस प्रतिदर्श पर हम अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन के आधार पर जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, आंकिक प्रदत्त प्राप्त होते हैं, आंकिक मतलब अंकों के आधार पर जो भी हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके विश्लेषण की प्रक्रिया से हम विचलन कितना है, विचलन से तात्पर्य है कि आंकड़े अगर हम ये एकत्रित कर रहे हैं तो आंकड़ों का आकार एक जैसा नहीं होगा। कहीं आंकड़े हमें मिलेंगे कम और कहीं ज़्यादा और कहीं बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है? ये सामान्य से विचलन है। सामान्य व्यक्ति के स्कोर इतने हैं तो उससे डेविएशन भी होगा, विचलन भी होगा कि वो कम की ओर भी अग्रसर होंगे और अधिक की ओर भी अग्रसर होंगे। तो
उस विश्लेषण के प्रक्रम से विचलन के स्रोत का तुलनात्मक अध्ययन करके प्राकल्पिक संबंधों को स्वीकृत या अस्वीकृत करके निर्णय लेने में हमें सहायता मिलती है। अब प्राकल्पिक संबंध क्या है? प्राकल्पिक संबंध से मतलब है कि जब भी हम कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो हम एक प्रकार की एक उत्तर हम अपने मन में सोच करके रखते हैं, या हम एक इस प्रकार का उत्तर सोचते हैं जो कि उत्तर संभव हो सकता है। तो प्राकल्पना क्या है, उपकल्पना क्या है? किसी भी समस्या का एक तरह से प्रस्तावित उत्तर है। तो वो उत्तर सही भी हो सकता है, अध्ययन करने के बाद में सही हो सकता है, या जैसा कि हमने सोचा है उसी डायरेक्शन में वो हो रहा होता है, या उससे भिन्न डायरेक्शन में हो रहा हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि 10th क्लास के बच्चों को ही, कि उनको इतना ज्ञान 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को मनोविज्ञान का इतना ज्ञान या मनोविज्ञान के किसी टॉपिक का कितना ज्ञान हो सकता है, तो ज्ञान किसी बच्चे का कम हो सकता है और किसी बच्चे का ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने कहा कि औसत ज्ञान तो सभी को होगा, लेकिन जब मैंने अध्ययन किया तो औसत ज्ञान सभी को नहीं मिला। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको कि औसत से अधिक ज्ञान था, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको कि औसत से बहुत कम ज्ञान था। तो मैंने कहा औसत ज्ञान होगा, लेकिन औसत ज्ञान नहीं मिला और कहीं बच्चों को औसत से भी अधिक ज्ञान मिला। तो हमने जो एक उत्तर बनाया कि औसत ज्ञान होगा, वो स्वीकृत होने की स्थिति हो सकती है या अस्वीकृत होने की स्थिति हो सकती है। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर हमारी जो उपकल्पना बनी हुई है, उपकल्पना में जिस तरह का संबंध हम बता रहे हैं उसको हम या तो स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत करेंगे, और फिर उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। निर्णय लेने में और जिससे प्रयोगात्मक निरीक्षण से विश्वसनीय अनुमान निकालने में मदद मिल सकती है। अब इन्हीं के आधार पर हम कोई भी निष्कर्ष भी निकालेंगे। निष्कर्ष हम किस आधार का निकालेंगे? या तो हम कहेंगे कि अधिकांश बच्चों को सामान्य से अधिक जानकारी थी, या अधिकांश बच्चों को सामान्य जानकारी मिली, या अधिकांश बच्चों को सामान्य से कम जानकारी थी। तो इस प्रकार के जो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वो किसके आधार पर पहुंचेंगे? आंकड़ों के आधार पर, जो हमने आंकड़े इस अध्ययन के माध्यम से निकाले हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो कोई भी अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में ये जो सांख्यिकी विधियां हैं वो हमें सहायता करती हैं। तो इस आधार पर सांख्यिकी के 4 प्रमुख उद्देश्य दिखाई देते हैं। कौन कौन से उद्देश्य दिखाई देते हैं? कि पहला, प्रदत्त की बृहद गणनाओं का प्रबंधन एवं समझने योग्य रूप में संशोधित करना। जो भी आंकड़े हैं उनकी गणनाओं का प्रबंध करना और उन्हें इस प्रकार से परिवर्तित करना जिससे कि लोग उसे समझ सकें कि इसके निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। यदि हम उन आंकड़ों को लोगों के सामने यूं ही रख देंगे तो लोगों को वो आंकड़े समझ में नहीं आएंगे। तो उन आंकड़ों को इस प्रकार से उनका प्रबंधन करना, इस प्रकार से उनको मैनेज करना कि वो समझने योग्य रूप में आ सकें। समष्टि एवं प्रतिदर्श के अध्ययन में मदद करना। समष्टि एक ही प्रकार की विशेषता वाला एक समूह और प्रतिदर्श उसका एक छोटा रूप, सैंपल। तो इससे समष्टि को समझने में मदद मिलती है, लेकिन हम क्योंकि समष्टि का अध्ययन करना हमारे लिए पॉसिबल एक तरह से नहीं हो पाता, तो हम प्रतिदर्श के आधार पर उससे जो मिले हुए हमारे आंकड़ों के आधार पर जो निष्कर्ष मिले हुए हैं उन निष्कर्षों के आधार पर हम समष्टि को समझ पाते हैं। निर्णय लेने में मदद करता है। हम उससे इन आंकड़ों के आधार पर किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंच पाते हैं और निरीक्षणात्मक प्रदत्तों से विश्वसनीय अनुमान करने में सहायक। जो भी निरीक्षण के माध्यम से जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों से फिर हम विश्वसनीय अनुमान लगाने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। तो इनसे जो भी आंकड़ों से जो भी अनुमान निकलते हैं उनसे हम विश्वसनीय अनुमान निकाल पाने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। और ये जो अनुमान है वो इस तरह के निरीक्षणात्मक प्रदर्शनों से जो भी अनुमान निकलते हैं वो विश्वसनीय अनुमान
की श्रेणी में उनको रखे जाने में बहुत सहायक होते हैं जब हम उन्हें सांख्यिकीय विधि से गणना करने के बाद में उपयोग में लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।